चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे देखो एसेट्स तो हमारी हो गई प्रॉपर्टी। अब लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, जो अमाउंट हमें आउटसाइडर्स को, जो अमाउंट हमें दूसरों को पे करना है, वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ कैसे होती है, देखो जैसे समझो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन ले लिया या फ्रेंड से लोन ले लिया, तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ हो गई। अब वो अमाउंट मुझे पे करना होगा, समझो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ है। फिर जैसे मैंने किसी से उधार पे माल ख़रीद लिया, ठीक है, क्रेडिट परचेज़ कर लिया, तब उसका भी मुझे पैसा देना है, तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ इन सिंपल टर्म्स का मतलब जिसे भी हमें अमाउंट हमें पे करना है वो मेरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ है दो पार्ट, कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरी कौन सी है, करंट लाइबिलिटीज़ ना। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ सेम जैसे ही जैसे हम लोग ने एसेट्स में पढ़ा था। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब जो लाइबिलिटीज़ मुझे 1 साल के ऊपर भी पे करनी है वो मेरी हो जाएगी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है जो मुझे विद इन 1 ईयर पे करनी है वो मेरी हो जाएगी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब जैसे एसेट्स में था पार्ट्स, वैसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के भी पार्ट्स हैं। ये डिवाइड है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब हमने बिजनेस के लिए जो लोन लिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए लॉन्ग लिया है। ठीक है, लोन लिया है, तो वो मेरी कौन सी हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर है डेफर्ड टैक्स एस लाइबिलिटीज़। अगेन सेम, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि हम जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या कर रहे हैं, डेफर्ड कर रहे हैं, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं। जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो हम लोग इन फ्यूचर पे करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर कब पे करेंगे वो नहीं पता, बस पोस्टपोन करके हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसके अलावा अगर कोई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे तो बोरिंग्स हो गया, बोरिंग्स के अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो वो इसमें आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, हमें हमारे बिजनेस में प्रोविजंस करने होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है वो आ जाएगा मेरा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में। ठीक है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के 4 पार्ट्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो मुझे विद इन 1 ईयर पे करनी है। अब जो मुझे 1 ईयर पे करनी है वो कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, मैंने ज़्यादा टाइम के लिए लिया है, मतलब मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, मैंने लेस देन 1 ईयर के लिए लोन लिया है। ठीक है। ट्रेड पेबल्स मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, जिससे हम लोग ने उधार में माल ख़रीदा है। अब जिससे भी उधार पे माल ख़रीदा है वो पैसा मुझसे 1 साल के अंदर अंदर ही ले लेगा, यूँ तो नहीं मेरे को 10-12 साल का टाइम देगा, नहीं देगा, वो मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही पे करना होता है। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़, इसके अलावा और कोई लाइबिलिटीज़ होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, किसी की सैलरी देनी है, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो यहाँ आ जाएंगे, और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो यहाँ आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब जैसे मुझे प्रोविज़न फॉर टैक्स करना है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अगले साल भरना ही है, तो मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन भी पूरा लिख लो। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है एंटिटी। अब छोटे छोटे डेफिनेशंस बचे हैं, वो फटाफट ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस का नाम, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब इस नाम के अंडर में बिजनेस कर रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटिटी। ठीक है, छोटे छोटे से है बस एंटिटी। एंटिटी के बाद है ट्रांजैक्शंस। ना ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब जब दो फर्म के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा, जैसे परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन होगा, या फिर पेमेंट या फिर रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन होंगे या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे। और ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आ सकता है, परचेज सेल आ गया, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट आ गया, करेक्ट। और वो कब होगा, दो फर्म्स के बीच में या दो पर्सन के बीच में होगा। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शंस पढ़ने के बाद अब हम लोग इस टॉपिक इसमें आते हैं इम्पॉर्टेंट, जो है रेवेन्यू। हम बिज़नेस क्यों करते हैं, हम बिज़नेस प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, करेक्ट। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब जो हम गुड्स बेच कर, राइट, हम जो गुड्स बेचकर या फिर हम
सर्विस प्रोवाइड करके जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, जो गुड्स बेच के या सर्विस बेच के जो हमें पैसा आता है उसे हम क्या कहेंगे, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है ना। अदर रेवेन्यू और क्या क्या हो सकती है, जैसे हमें कमीशन मिला, या हमें डिविडेंड मिला, या हमें रेंट मिला, या हमें इंटरेस्ट मिला, ये सब हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ हमारी रेवेन्यू हुई है। फिर रेवेन्यू के बाद क्या है, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, जो हमें बिजनेस चालू रखने के लिए जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। करेक्ट ना। बिजनेस चालू रखने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं तो बताओ, जैसे हमें रेंट पे करना पड़ता है, हमें सैलरी पे करनी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। अब अगर ये नहीं करेंगे तो अपना बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो बिज़नेस को चालू रखने के लिए जो जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट। अब बताओ तुम लोग, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस कब होगा, लॉस जब रिवर्स सिचुएशन, मतलब जब हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तब हम क्या कहेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये भी आया समझ में। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग इसमें, गेन। गेन कब होगा, जब हम अपने बिजनेस में कोई हमारा एसेट क्या करेंगे, बेचेंगे। जैसे एसेट कभी ख़राब हो जाता है और एसेट की समझो मार्केट वैल्यू दिख रही खाली 20,000 और हमें कोई बकरा मिल गया, हमने उसको बेच दिया 30,000 में, तो ये 10,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम क्या कहेंगे, गेन। या हमारे लिए क्या है, गेन है। ठीक है, फिर है 21। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था, एक्सपेंसेस क्या होते हैं ना। एक्सपेंडिचर क्या है, जब हम लोग कोई खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट हमें कितने साल तक मिल रहा है वो डिपेंड करता है। देखो जैसे हमने कोई खर्चा किया है और उसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल तक का ही मिला है, और या तो हमें बेनिफिट उसका 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमने गुड्स खरीदे तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलेगा। तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, जैसे हमने कोई एसेट खरीदा है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन, रेवेन्यू, सेल्स, और लास्ट इसमें एक और बच गया है जो है वाउचर्स ना। वाउचर्स क्या है, देखो जैसे तुम कभी भी शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग करने के बाद तुम उनसे क्या लेते हो, बिल लेते हो। तुम अगर बैंक में किसी को पेमेंट करना है तुम क्या दोगे, उसे चेक दोगे। पैसा डिपॉजिट करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, पे इन स्लिप चाहिए। स्कूल में फ़ीस पे करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। तो ये सारे, इसको हम क्या कहते हैं, ये सब हमारे क्या है, वाउचर्स है। और इनके बेस पर हम अपने बुक्स में क्या पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं। ठीक है ना। जब भी हमारे फर्म में कोई ऑडिटर आता है तो ऑडिटर क्या चेक करता है, ये सब चेक करता है। उसके साथ में हमने जो बुक्स में एंट्री करी है वो चेक करता है। तो ये सब हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो भी एंट्री हम पास करेंगे उसके पीछे वैलिड बिल, रिसिप्ट, वाउचर्स, परचेज बिल, सेल बिल, वो सब वैलिड होना चाहिए। ठीक है, चलो ये सारे डेफिनेशंस आप फटाफट कंप्लीट कर लो। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल का वीडियो तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, जितने भी हमने डेफिनेशंस देखे थे वो सारे डेफिनेशंस को तुम लोग याद कर लो अच्छे से, बिकॉज जब भी ऑनलाइन क्लास होगी मैं तुम्हें वो चीज़ पूछूंगा। ठीक है, मतलब डेटर्स किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, क्या कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, ये सारे डेफिनेशंस मतलब याद नहीं करना है मुझे, सिर्फ तुम्हें उससे क्या चाहिए, मीनिंग चाहिए। ठीक है ना। और डेफिनेशंस तो मैं जब तुम्हें नोट्स भेजूंगा उसके बाद तुम लोग याद कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तुमसे क्या पूछूंगा, इसका मीनिंग पूछूंगा। ठीक है,
कंफ्यूज मत होना, एक मीनिंग को अच्छे से पढ़ लो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लो, तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। फिर वो सारी डेफिनेशंस याद करने के बाद तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना है, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ। ठीक है, ये है तुम्हारे पेज नंबर 19 पे। मैं क्वेश्चन को पूरा रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुम्हें ये जो टर्म्स है वो भी समझा रहा हूँ। फिर यहाँ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हैं वो तुम्हें उसका आंसर करना है। ठीक है, ट्राई करना तुम लोग एक बार खुद से, नहीं आता है तो फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। करेक्ट, चलो देखो। Mr. Sunrise started a business for buying and selling of stationery with 5 lakh as an initial investment। देखो, इस लाइन को पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि हमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है? सबसे पहले स्टेशनरी का। हम स्टेशनरी को खरीदेंगे और स्टेशनरी को बेचेंगे। तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या हो जाएगी? गुड्स। याद है, जिस चीज़ को हम लोग परचेज और सेल करते हैं वो अपने लिए क्या है? गुड्स। फिर 5 लाख का मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। याद करो, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हम बिजनेस में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। तो अब ये 5 लाख मैंने पैसा लगाया तो ये मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल। करेक्ट, एक एक देखो, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, यही तुम्हारे यहाँ पे आंसर भी मिल जाएंगे तुम्हें। तो सबसे पहले बिजनेस हो गया अपना स्टेशनरी का, और हमने पैसा कितना लगाया? 5 लाख। ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स। हमने 1 लाख कहाँ यूज़ किए? फर्नीचर खरीदने में। फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है? एसेट। कौन सा एसेट होता है? तो फिक्स एसेट्स होता है। ठीक है, तो हमने 1 लाख का फिक्स एसेट्स खरीदा, और 2 लाख का हमने क्या परचेज करा है? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी अपने लिए क्या है? गुड्स। तो हमने गुड्स कितने के खरीदे हैं? 2 लाख के। ही एम्प्लॉयड ए सेल पर्सन एंड क्लर्क। हमने गुड्स बेचने वाले को रखा है और क्लर्क को रखा है। एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज देयर सैलरीज। तो ये मैंने 5,000 इनको पे करा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। फिर आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर ₹1,50,000 फॉर कैश एंड सम अदर स्टेशनरी फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि। देखो, हमने जितनी भी स्टेशनरी खरीदी थी उसमें से कुछ स्टेशनरी हमने 1,50,000 में कैश में बेच दी, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैश सेल्स, मतलब गुड्स बेचा, पैसा आ गया। और कुछ बेचा हम लोग ने क्रेडिट पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उधार से। करेक्ट, उधार में बेचा है। और किसको बेचा है? रवि को। तो जिसको हम उधार पे बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स। ठीक है, याद रखना, ये रवि कौन है? अपने लिए डेटर्स। फिर सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी आइटम्स ऑफ 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस। देखो, उसके बाद हमने स्टेशनरी के और गुड्स खरीदे, कहाँ से खरीदे? मिस्टर पीस से। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि हम लोग ने कैश में खरीदा, तो ये भी मैंने इससे किस पे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। जिससे हम लोग गुड्स उधार पे खरीदते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाता है? क्रेडिटर। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वॉज एन एक्सीडेंट एंड ही लॉस 30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी। एक्सीडेंट हो गया था, आग लग गई थी, तो उससे 30,000 के गुड्स क्या हो गए? जल गए, तो ये अपना नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ए पार्ट ऑफ द मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। जो मशीन हम लोग ने खरीदी थी उसका हम लोग ने एक पार्ट बेचा है, 40,000 का पार्ट हमने 45,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे अपने को 5,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोग को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये ट्राई करोगे तुम्हें सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो तुम लोग मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछना है, या फिर तुम मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, और तुम्हारे नेक्स्ट पेज पे और उसके भी नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है एक्टिविटी टिक करना है तुम्हें अप्रोप्रिएट आइटम में। करंट एसेट्स, ये देखो तुम्हें सब आइटम्स दे रखी है यहाँ पे। अब तुम्हें टिक करना है कि कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा नॉन करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ है और कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। ना इन सब का मतलब तुम्हें पता है अच्छे से। करंट एसेट्स का मतलब क्या है? वो एसेट्स जो हमारे पास 1 साल से कम तक रहते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? जो एसेट्स हमारे पास 1 साल से ज़्यादा रहते हैं वो नॉन करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है वो मेरे लिए करंट लाइबिलिटीज़। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब जो लाइबिलिटीज़ मुझे 1 साल के बाद भी पे करनी है वो मेरे लिए करंट लाइबिलिटीज़।
ट्राई करना, एक बार कोशिश करना कि ये हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करो, फिर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जो पॉइंट समझ में नहीं आता है, वो तो मुझे पूछना। ठीक है, हो सकता है ऐसे इसमें कोई नई चीज़ हो जो तुम्हें समझ, जैसे पेटेंट्स। अब पेटेंट्स अपने को नहीं पता है तुम्हें क्या होता है पेटेंट्स। देखो, किसी भी चीज़ का हम लोग पेटेंट्स करवाते हैं, कोई नई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ का हम लोग ने पेटेंट्स करवा लिया, तो ये मेरे लिए कौन सी एसेट है, ये हमारे पास सालों साल तक रहती है, तो ये कौन सी एसेट हो गई हमारे लिए, नॉन करंट एसेट। ठीक है, ऐसे ही और भी होंगे, पहले खुद से एक बार कोशिश करो, सोचने की ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलो अब जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में जो थियरी पार्ट है वो हम लोग बाद में करेंगे। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये एक टॉपिक को समझ लेंगे क्योंकि तुम लोग 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हो और तुम जो कॉमर्स ले रखा है तुमने, ठीक है, तुम्हें जीएसटी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स तुम पढ़ रहे हो और अकाउंट्स होने के बाद अगर तुम्हें जीएसटी का नॉलेज नहीं है तो तुम्हें वो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, कभी भी तुम्हें समझो कि हो सकता है पेरेंट्स से तुम्हें पूछ ले कि जीएसटी क्या होती है, या फिर तुम लोग टीवी में वगैरह हर वक्त न्यूज़ में देखते रहते हो कि गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट ये बढ़ा दी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या क्या टर्म्स वगैरह यूज़ होती है, तो वो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो अभी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ना ये कब लॉन्च हुआ था, सबसे पहले हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा कि ये लॉन्च कब हुआ था। ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये कब आया था, 1 जुलाई 2017। ठीक है ना, इसका एम क्या था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, याद होगा तुम्हें, ये क्या है, 1 कंट्री 1 टैक्स। ठीक है, अब इससे देखो बेनिफिट क्या क्या हुआ हमें। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ, कंज्यूमर को हुआ है। कैसे, हम अगर समझो कोई भी अगर गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी पहले क्या थी कि हर स्टेट में अलग अलग रेट से टैक्स हुआ जाता था। ठीक है, अब क्या हो गया, 1 कंट्री 1 टैक्स। कोई भी गुड्स खरीदो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं से शूज़ खरीदता हूँ तो अगर शूज़ पे समझो 18% टैक्स है तो वो हर स्टेट में टैक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। भले तुम लोग दुनिया के इंडिया से कहीं पर भी परचेज कर लो, ये जो टैक्स का रेट है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब अलग अलग टैक्स हम लोग चार्ज नहीं कर सकते सेम प्रोडक्ट पे। तो जीएसटी में सबसे पहले क्या किया है, ये जो लिस्ट है, जितनी भी गुड्स की लिस्ट है उसकी पहले एक लिस्ट तैयार करी है और फिर उस लिस्ट को क्या करा है, अलग अलग रेट्स में डिवाइड किया है। जैसे किसी पे 1% है, किसी पे 2% है, किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है और हाईएस्ट परसेंटेज कितना है, 24%। फिर गुड्स को इन सब कैटेगरी में क्या करा है, डिवाइड करा है। ठीक है, अब जैसे अगर शूज़ समझो 18% में आ रहा है तो ना कोई शॉपकीपर उसका 12% ले सकता है, ना कोई शॉपकीपर उसका 24% ले सकता है। तो अगर 18% के कैटेगरी में आ रहा है तो उसको 18% ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये एक बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट, जीएसटी आने से पहले अपने इंडिया में बहुत तरीके के अलग अलग टैक्सेस थे। क्या क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था पहले, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, फिर वैट चार्ज करती थी गवर्नमेंट और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, ऐसे बहुत तरीके के अलग अलग टैक्स चार्ज करती थी। इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया ना, ये सब अलग अलग टैक्स को हटा के अब सिर्फ क्या ले लिया है, जीएसटी। मतलब ये अब अपने को अलग अलग टैक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, एक जीएसटी, और एक ही टैक्स सब जगह पे क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अब और डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग इसके। ठीक है, अब जीएसटी कौन कौन चार्ज करेगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। ठीक है, अब देखो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इनकम होती थी, स्टेट गवर्नमेंट की भी इनकम होती थी। अब जीएसटी के आने के बाद यूँ नहीं होगा कि भाई ये सब पैसा टैक्स कौन लेके चला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाए, नहीं। जितना स्टेट गवर्नमेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, देखो पहले जो टैक्सेस थे, टैक्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स।
देखो सब समझना, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो इसलिए समझा रहा हूँ मैं एकदम डिटेल्स में, बाकी ये तो तुम लोग आगे जाके पढ़ना ही है। तुम्हें सेकंड ईयर में एक टैक्स का एक सब्जेक्ट है जहाँ, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी, जहाँ पे तुम लोग को टैक्स का पूरा नॉलेज होगा, लेकिन अभी एक बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। देखो जो डायरेक्ट टैक्स है इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी इनकम टैक्स आएगा ये हम डायरेक्टली किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स। जैसे हम लोग समझो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और जितना भी मैंने सैलरी पे टैक्स कट रहा है वो मैं डायरेक्टली किसको पे करूँगा, गवर्नमेंट को पे करूँगा, ठीक है। या फिर समझो हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस पे जितना भी टैक्स हमको आ रहा है वो टैक्स डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट को पे करूँगा। क्या ऐसा है क्या कि मैंने ये किसी को दे दिया फिर वो जाके गवर्नमेंट को देगा, नहीं, ये मैं डायरेक्टली किसको पे करता हूँ, गवर्नमेंट को पे करता हूँ, इसलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स। फिर तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये भी टैक्स जाता है गवर्नमेंट के जेब में लेकिन इनडायरेक्टली, करेक्ट। जैसे तुम लोग एक शॉप में गए और शॉप से तुम लोग ने समझो कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ किया, क्या परचेज़ करोगे, तुमने समझो शर्ट परचेज़ करी, ठीक है। शर्ट है 500 रुपये की और उस पर समझो तुम्हारा 10% तुम्हारा क्या लग गया, जीएसटी लग गया, तो टोटल तुमने अमाउंट कितना पे करा, 550। ना ये जो 50 रुपीज़ तुमने टैक्स का पे करा है, तुमने ये अभी किसको दिया है, शॉपकीपर को दिया है, ठीक है। शॉपकीपर क्या गवर्नमेंट है क्या, नहीं, शॉपकीपर को दिया है तुमने, ये शॉपकीपर जाके अब ये पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। आ रहा है समझ में, तुमने टैक्स तो भरा है लेकिन टैक्स किसको दिया है, शॉपकीपर को, फिर शॉपकीपर किसको देगा, गवर्नमेंट को, मतलब ये इनडायरेक्टली ये जो टैक्स का पैसा है किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स और इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये समझ में आया बेसिक फंडा एकदम। फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे अभी हम लोग ने देखा था कौन कौन चार्ज करता है, सेंट्रल और स्टेट, दोनों अलग अलग अपना अपना, पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स करते थे, अब वो सबको रिप्लेस करके, जैसे हम लोग ने यहाँ देखा था, वो सबको रिप्लेस करके अब क्या आ गया, ओनली जीएसटी आ गया है, ठीक है। चलो ये पढ़ने के बाद अब जीएसटी को और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देखो जीएसटी दो टाइप्स में चार्ज होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट और एक होता है इंटर स्टेट मूवमेंट। देखो अब ये होता क्या है, सी तुम लोग हो राजस्थान में, ठीक है, तुमने राजस्थान में रह के गुड्स तुमने कहाँ से खरीदे, राजस्थान से ही खरीदे, है ना, विद इन स्टेट खरीदे, तो विद इन स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अगर तुम राजस्थान में हो और तुमने गुड्स खरीदे मुंबई से तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट मूवमेंट, ठीक है, ऐसे समझना अच्छे से। विद इन स्टेट, अगर सेम स्टेट से हम लोग खरीद रहे और बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। और अगर हमने किसी दूसरे स्टेट से खरीदा है या बाहर से खरीदा है आउट ऑफ इंडिया तो वो किस में चला जाएगा, इंटर स्टेट मूवमेंट, ठीक है। ये समझ में आया पहले बेसिक। अब जो जीएसटी में चार्ज होता है, ठीक है, हम लोग क्या क्या लेते हैं वो भी समझ लो अच्छे से। एक तो हम लोग लेते हैं सीजीएसटी, एक हम लोग लेते हैं एसजीएसटी और तीसरा हम चार्ज करते हैं आईजीएसटी। अब ये कैसे चार्ज होता है वो समझना। देखो अगर हम विद इन स्टेट परचेज करते हैं, मतलब राजस्थान में रहकर हमने राजस्थान से गुड्स खरीदा, तो हमें क्या क्या पे करना पड़ेगा, हमें सीजीएसटी पे करना पड़ेगा और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने समझो 1 लाख का गुड्स खरीदा है, ठीक है, और 1 लाख पे हमारा जो जीएसटी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 18%। अब ये 18% को क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसे क्या करेंगे, हाफ हाफ बांट लेंगे, मतलब आधा जो इसका टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा जो टैक्स है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ में आया। तो सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो 9% है वो कौन लेगा, सेंट्रल, और जो 9% है वो कौन लेगा, स्टेट। मतलब इंटर स्टेट में हम लोग क्या क्या चार्ज करेंगे, इंटर स्टेट में हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
करेक्ट, इसका फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत है। सी का मतलब क्या है, सेंट्रल, और बाकी जीएसटी का तुम्हें पता ही है। एस का मतलब क्या होता है, स्टेट, बाकी जीएसटी का तुम्हें पता ही है, ठीक है। और ये कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पैसा लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पैसा कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर इंटर स्टेट अगर मूवमेंट होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट किसे कहते हैं हम लोग, जब हम हैं राजस्थान में और हम गुड्स कहाँ से खरीद रहे हैं, हमारे स्टेट के बाहर से, मतलब हमने गुड्स कहाँ से खरीदा है, मुंबई से खरीदा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट मूवमेंट। और इंटर स्टेट मूवमेंट में क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। और आईजीएसटी वापस से ये भी वही होगा, चार्ज तो पहले कौन लेगा इस, अच्छा, आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे जो पैसा आएगा वो क्या करेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेंगे, ठीक है। मतलब पहले तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, फिर वो जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो उसको अपना हिस्सा दे देंगे, ठीक है। चलो ये पूरा आया समझ में तुम्हें जीएसटी से रिलेटेड। याद रखना जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि तुम्हें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। जब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, उसमें तुम्हें ये सब चीज़ें याद रखनी है कि हम लोग ने विद इन स्टेट खरीदा है या फिर आउटसाइड स्टेट खरीदा है, ठीक है। इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो वो भी पूरा देख ही लेते हैं इस जीएसटी से रिलेटेड। देखो अब तुम क्या करोगे, गुड्स को, या तो तुम गुड्स को परचेज करोगे और या तो गुड्स को सेल करोगे, ठीक है। अब परचेज करोगे तो वही हमें चेक करना है कि कहाँ से परचेज किया है, या तो विद इन स्टेट से परचेज किया है या फिर आउटसाइड स्टेट से परचेज करा है। इसमें भी सेम वैसी, सेल कहाँ किया है, या तो तुम लोग ने विद इन स्टेट ही सेल किया है या फिर आउटसाइड स्टेट में सेल करा है। अब अगर मैं विद इन स्टेट में परचेज करता हूँ तो मुझे क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब तुम लोग को ये आ गया होगा। अगर मैं आउटसाइड स्टेट से परचेज करता हूँ तो मुझे क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। सेल में भी अगर मैंने विद इन स्टेट अगर बेचा है तो मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, करेक्ट। और अगर मैंने आउटसाइड स्टेट बेचा है तो हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। ये हो गया। फिर अब तुम्हें खाली क्या याद रखना है कि जब हम परचेज करेंगे तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का अपने को क्या मिलेगा, इनपुट क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम इतना ही समझो कि ये मुझे क्या मिलेगा, इनपुट क्रेडिट। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। और जब हम सेल करते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो गया, आउटपुट क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत है ये तुम लोग को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में समझने के लिए। ये पूरा जो भी लिखा है हमने, एक बार तुम लोग इसको अपनी बुक्स में नोट भी कर लेना और समझ भी लेना अच्छे से, ठीक है। ये तीन चीज़ है। गुड्स में फिर भी याद रखना, जब हम परचेज करेंगे तो क्या याद करना है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। सेल्स के लिए क्या याद रखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, करेक्ट। ये सब याद रखना। मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लास में पूछूंगा सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, एस का मतलब क्या होता है, स्टेट, और आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये अब तुम्हें मैं ये पूरा मैंने तुम्हें इंग्लिश में ही सिखाया, बिकॉज जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमें यही वर्ड्स याद रखने होंगे, इनपुट और आउटपुट और सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसीलिए तुम लोग इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।